कर ले। नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम अनुज गर्ग है। मैं आपको अनअकैडमी पे हिस्ट्री के लिए क्लासेस देता हूं। आज हमारे साथ ऋषि भार्गव सर मौजूद हैं, जो हमसे सीसेट की क्या सही स्ट्रेटेजी होना चाहिए और आप लोग कैसे सीसेट को अप्रोच कर सकते हो, किस तरीके से आपको यूपीएससी में सीसेट से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। जहां तक सीसेट एज अ सब्जेक्ट की बात है, ये आप लोगों की सिलेक्शन में पिछले कुछ वर्षों में ऐसा दिखा है कि एक बहुत बड़ा बाधा बन के भी कभी कभी खड़ा हो सकता है। एक ऐसा समय था जब सीसेट क्वालिफाइंग नहीं था, तो हमने देखा था कि एक ऐसा दौर आया जब काफी सारे जो बैंक और एसएससी के बच्चे भी होते थे, उनकी सीसेट में मैथ और रीजनिंग में अच्छी कमांड होती थी। उन्होंने भी यूपीएससी के पेपर को दिया और सीसेट में उनके काफी अच्छे नंबर्स स्कोर करने की वजह से वो जीएस में भी दूसरे बच्चों से लीड ले जाते थे। फिर एक बदलाव ये आया कि सीसेट को क्वालिफाइंग कर दिया गया, लेकिन आज हमारे साथ ऋषि सर मौजूद हैं। वो इस पे ज्यादा लाइट डाल सकते हैं, लेकिन मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है कि भले ही सीसेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर का हो गया हो, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं 33% नंबर्स को भी स्कोर करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। मैंने भी जब अपने करियर की शुरुआत करी थी, तो ऋषि सर, आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि सीसेट की कुछ क्लासेस से मैंने शुरू किया था। कुछ यूट्यूब पे मैंने टाइम एंड वर्क वगैरह से रिलेटेड और स्पीड डिस्टेंस ऑफ टाइम से रिलेटेड वगैरह भी वीडियोस डाली थी। खैर सर, आप हमें बताइए, ऋषि सर का परिचय यह है कि ऋषि सर सीसेट की फील्ड में ही अगर आप बात करें तो 15 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव रखते हैं और इनका सीसेट पढ़ाने का खुद का एक अंदाज है, सीसेट पढ़ाने की खुद की एक स्टाइल है। मैं आपको एक बात तो सर के बारे में अश्योर कर सकता हूं कि ये जैसे जैसे ये वीडियो प्रोसीड होगी, आपको जानने को सर के माध्यम से ये मिलेगा कि सीसेट भी एक इंटरेस्टिंग विषय हो सकता है। उसमें भी आप उतना ही इंटरेस्ट ले सकते हो और इसमें बिल्कुल बिना किसी टेक्निकलिटी के आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो। सर का एक बहुत ही अमेजिंग अंदाज है पढ़ाने का, तो वो भी जानेंगे। लेकिन सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सीसेट के ट्रेंड के बारे में आपका क्या कहना है। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा सबको नमस्कार, माय ग्रीटिंग्स टू ऑल द लर्नर्स। देखिए, एज सच सीसेट जब इंसेप्ट हुआ था तो इट वाज अ बेसिक एप्टीट्यूड पेपर। अब जब ये अब अगर आप ट्रेंड्स की बात करें या अगर आप डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डेफिनेटली यूपीएससी से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 2011, 12, 13 अगर आप किसी से पूछते हैं तो इट वाज अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ अ पेपर। तो आप अगर अगर आप ये देख सकते हो, स्क्रीन भी देख सकते हो। जी सो जो एप्टीट्यूड एंड डाटा सफिशिएंसी जो है वो ये वाला आपको दिखा रहा है। मैं आपको प्रॉपरली तो बता देता हूँ, ठीक है जो कि ये ब्लू कलर से हमें दिख रहा है सर, एप्टीट्यूड दिस और इज एप्टीट्यूड है, राइट। और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं हम इसको। और ये रीजनिंग वाला ग्राफ है। तो अगर आप देख सकते हो तो यू वुड आल्सो एनालाइज कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कम थे और रीजनिंग के भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे, बट लैंग्वेज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। लैंग्वेज में भी मैं कहूँगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज अ मेजर प्लेयर एक्चुअली। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही एग्जाम में आती है। नाउ इफ यू गो डाउन टू 2022, सी, अब दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज लोग क्या करते थे कि हम सिर्फ इंग्लिश कर लेंगे और हम पेपर क्लियर कर लेंगे। तो व्हाट दे हैव डन इज कि क्वेश्चंस ही उन्होंने 25 और 30 के बीच में इंग्लिश के पुट ऑन करने शुरू कर दिए, विच मीन्स कि यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन इंग्लिश एज अ सेक्शन, वन सेक्शन, राइट। सो यू हैव टू अटेम्प्ट रीजनिंग एंड डाटा, इधर वाला अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। बट दिस इज अ मेजर पोर्शन, aptitude and data sufficiency. So you realize you cannot survive without this, मतलब isn't सर, it? सीसेट के जितना क्वालिफाइंग नंबर से उतने क्वेश्चंस ही आपके जो है एप्टीट्यूड और डाटा सफिशिएंसी से पूछा जा रहा है। हाँ जी मतलब सर, मोर और देन ये भी 40 नहीं है नंबर्स का कि यहाँ से पूछा जा रहा है। जी more than 40 marks पूछे भी जा रहे हैं, and the questions are also of great level because when they initiated they were on testing grounds. अब इन्होंने जब once they have realized कि हम लोग क्या क्या पुट डाउन कर सकते हैं मेंटल एप्टीट्यूड पे, तो you realize that there is no limit.
There is geometry, there is mensuration, there is numbers, there is permutations, combinations, you name it topic, AP, GP, तो वो हर चीज से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. अब there is a great myth with people कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है ना, वो आरसीज और डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी करते हैं. बट मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स शुड एक्चुअली बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एप्टीट्यूड एंड फॉर रीजनिंग. बिकॉज ये वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके, आप एनालिसिस करके, आप टेस्टिंग करके बहुत अच्छे कर सकते हो, एग्जैक्ट आंसर आ सकते हैं. देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन is basically dependent upon your reading skills, and we all know that reading comprehension is something very dicey, right? Most of the time it happens कि वो जो question देता है, so that's a passage that comes from a full book or a full article. Now we don't know the front of the article, we don't know We the do end not of know the the article. context of the article. तो बेसिकली दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता चलता, हमें लैंग्वेज ही नहीं पता चलती, हमें टोन ही नहीं पता चलती है. तो बेसिकली तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि एक तरफ जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो वहां पे सब्जेक्टिव भी हो सकता है, कभी कभी चीजें हो सकता है आपको लग रहा हो कि यही इसका ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन जब फाइनल आंसर किया है तो आपको लगे कि ओ ये तो मेरा गलत हो गया, जबकि मुझे तो बहुत श्योरिटी थी. वो सब्जेक्टिविटी क्वांट के सेक्शन में नहीं होती है. मतलब उसका आंसर अगर 100 है तो वो 100 ही रहेगा. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो सब्जेक्टिव है, कभी 120 हो जाए, कभी 180 हो जाए, ऐसा नहीं होगा. तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है सर. आई थिंक आपके पास कुछ, आप आज कुछ क्वेश्चंस भी लाए हैं जो हमारे लर्नर्स को आप एप्टीट्यूड और डाटा सफिशिएंसी के ऊपर करके बताएंगे, उस पर आपका अप्रोच जानना चाहेंगे सर. क्योंकि एक बात तो ये है सर कि ठीक है यूपीएससी ने ओवर द इयर्स किस प्रकार का ट्रेंड रखा है, लेकिन होता है एक प्रश्न को अप्रोच करने की टेक्निक सर. जैसे हम क्लास जब 7th 8th 9th 10th में पढ़ा करते थे, अब हमें स्पीड डिस्टेंस और टाइम का जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता था तो वहां पे हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते थे. मतलब टीचर इस बात को अलाउ नहीं करता था, वहां पे तो स्टेप लिखना होता था, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4. जबकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें आपको डायरेक्ट आंसर निकालना होता है और उसको टिक करना होता है. तो कैसे सर एक ऐसे अप्रोच की मदद से जो इजी भी हो, जो याद भी रहे, उसको रटना ना पड़े, कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, अगर एक एक करके आप क्वेश्चंस पे और उनको एक्सप्लेन करें. जैसे पहला जो क्वेश्चन है सर हमारे सामने, लेट्स डू दैट. अब ना मैं क्या करता हूँ कि आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ 22, 20, 21 और 20 के. अच्छा ये और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं दे आर एक्चुअली गुड क्वेश्चंस. लाइक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए इट्स एक्चुअली वेरी टफ टू कॉम्प्रिहेंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो ये पहले तो आप ट्रेंड एनालिसिस ये देख लीजिए कि एप्टीट्यूड और डाटा सफिशिएंसी से 15 क्वेश्चन थे फर्स्ट ईयर में, रीजनिंग से 21 थे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 44 थे. एंड एट द एंड देखोगे अनुज, दैट इज सरप्राइजिंग कि एप्टीट्यूड और डाटा सफिशिएंसी से 38 है. बदल चुका है, और बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है, विच मीन्स कि आप बिना एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाले सेक्शन से सर्वाइव नहीं कर सकते. 27 इन्होंने वो स्टैंडर्ड रख दिया. मैंने 2020 में देखा था तो 25 क्वेश्चन ही थे इंग्लिश के. तो दे आर ऑल्सो अवेयर कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि सब बच्चे सिर्फ इंग्लिश करके आए, बच्चों को सब कुछ अटेम्प्ट करना पड़ेगा. एट द एंड दिस इज ट्रू, इजंट इट? सो लेट्स सी सीसेट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं. Now, पेपर टफ हो गया. इट्स एक्चुअली टफ, इट इज नॉट दैट इजी. तो अगर आप देखोगे लास्ट ईयर जब 2022 में पेपर आया था तो मोस्ट ट्रेंडिंग स्टेटमेंट वाज कि सीसेट इज टफर देन कैट. यस इट इज. अब आप खुद देखिए अनुज, ये क्वेश्चन को आप क्या बोलेंगे? ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो जनरली इसको लोग रीजनिंग का क्वेश्चन मानते हैं. ए बी एबीसी ABCD ABCD E एंड द सीरीज कंटिन्यूज लाइक दिस. और बड़ी स्मार्टली इन्होंने बोल 100th दिया, प्लेस जी, एंड बड़ी स्मार्टली इन्होंने ये बोल दिया कि भाई इसका ना सिर्फ 100 प्लेस तुमने बताना है, राइट? अब ये 100 प्लेस की जब बात करती तो जो भी हो, बच्चा 100 तक लिख नहीं सकता, इजंट इट? गिनती करोगे तो 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 10 है ना, 11 12 13 13 14 और 15. 15 तक तो आप गिन सकते हो. मैं नहीं मानता कि कोई भी स्टूडेंट इसको 100 प्लेस तक लिख सकता है. काफी बच्चों ने मुझे बोला कि सर हम 100 तक लिख देंगे. तो मैंने बोला नहीं, दिस इज नॉट द वे टू गो, राइट? दिस इज एक्चुअली नॉट द वे टू गो. द वे टू गो ओवर हियर इज अनुज, आई थिंक यू हैव डन एप्टीट्यूड. सो देखो यार, n into n plus n into n plus 1 by 2, isn't it? जी ये होता है समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जी समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर.
अब खुद देखो कि ये चीज इसने इस क्वेश्चन में यूज की है। देखिए गाइस, ये एक बार लिखा है और ये 2 बार लिखा है, सबको दिखता ही है ना, और ये 3 बार लिखा हुआ है, और ये 4 बार लिखा हुआ है, और ये 5 बार लिखा हुआ है। सो अनुज देखना कितनी मजेदार चीज है, देखो 1 रिप्रेजेंट्स ए, बट 1 + 2 is 3 हम्म ending with B, हम्म isn't it? देखना फिर 1 + 2 + 3 हम्म 6 आया। 6 हम्म is ending with what, देखना 6 is ending with C, so हम्म which means summation 3, 3 नंबर का समेशन उसकी पोजीशन डिफाइन करेगा, which is C। अब बताओ, टेल मी वन थिंग, डू यू थिंक दिस इज अ इजी क्वेश्चन? आप खुद देखो, isn't it? मैं ऐसा क्वेश्चन अनुज कैट में कराते थे हम लोग, राइट? तो आप खुद देखिए, अब आप इसमें समेशन 10 करोगे, राइट? तो समेशन 10 आपको भी पता है 10th नंबर क्या होता है, ई जोटी के हिसाब से, ई जोटी के हिसाब से, isn't it? J is your 10th number, JOTY, isn't it? I'm sorry, ठीक है कि नहीं? J देखिए ये 5th है, ये आपका 10th 10। नंबर है, ये 15th है, राइट? तो आपका 10 इंटू 11/2 हो जाएगा, विच इज एक्चुअली 55, राइट? राइट 55, राइट? और 55 जो है वो जे से खत्म होगा। जी जी अब देखिए बच्चों को ये चीज कॉम्प्रिहेंड करनी है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर आल्सो टेलिंग मी कि यार ये तो अल्फाबेटिकल सीरीज का नंबर है। नहीं, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, हम्म राइट? दिस इज क्वेश्चन ऑफ एप्टीट्यूड, राइट? तो आई थिंक कि अगर आपने 100 तक पहुंचना है तो यू हैव टू गो टू दैट एक्सटेंड कि तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो अनुज, आई थिंक अगर हम लॉजिकली सोचे तो समीशन 14 देखेंगे, राइट? तो वो आता है आपका 14 इंटू 15/2, विच इज 105। एंड आपको पता है कि ये 15th है, isn't it? तो 14th क्या होगा गाइस? 14 गाइस, आप भी देखिए, है ना? दिस इज गोइंग टू बी 14th टर्म। मिडिल टाइम एम होता है, LMN, राइट? तो एन से एंड होगा। तो 105वां टर्म जो है ना अनुज, वो आपका 105 पे एंड होगा। कैन यू इमेजिन? हम्म राइट? सो देखिए मैं अब लिख रहा हूँ 105 आपका एन पे एंड हो रहा है, ठीक है? 104, तो देखिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 100, 101, 102, 103, राइट? सो देखिए LMNOP इस तरह चल रहा है। कैन यू इमेजिन? दिस इज द वे दे आर पुटिंग दिस क्वेश्चंस, राइट? तो मैं ये नहीं बोल सकता आपको कि जी मैथ्स वाला बच्चा ये कर लेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स वर आल्सो नॉट एबल टू डू इट। सो दिस इज IJKLMNO, so 100th term is I, right? Now tell me, हम कैसे बता दें, ये बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, कैसे बच्चों को समझा दें? हम्म। इसमें सीरीज भी आ गई, समेशन भी आ गई, उसके बाद भी ये क्वेश्चन सर करना मुश्किल मतलब होगा। एक होता है ना कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जैसे टाइम एंड वर्क है, या एक डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आपको होता बताता है हूँ, जैसे मैंने एवरेज कुछ है। क्वेश्चंस नोट किए हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चंस देता हूँ। ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस तो हैं, देयर वुड ऑलवेज बी। लेकिन ये सर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में सामान्य तौर पे बच्चे को दिक्कत आती है। एप्लीकेशन बेस्ड से मेरा मतलब है कि जहाँ पे आपको एक कंक्रीट पता नहीं लग रहा है कि किस क्या अप्रोच करना है, काफी मतलब मुझे रीजनिंग का तो ये लगता क्वेश्चन है होगा। जी अनुज की 70% बच्चे पिछले साल पेपर ही नहीं क्लियर कर पाए हैं, उसके कारण जीएस की कट ऑफ लेट जो है ना वो कम हो गई है। आप अगला क्वेश्चन देखिए, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इसका स्लाइड 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 इतना अपन कट कर देंगे। एक बार आप एनोटेशन को हटाइए, फिर स्लाइड पे जाइए। एनोटेशन में हटा चुका हूँ, स्लाइड क्यों नहीं आ रही है? आ गई, देखिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो अब देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। A has some coins, he gives half of the coins into Motu B,
B gives half of the coin and 2 more to C. C gives half of the coin and 2 more to D. Right? So बोलता क्या, the number of coins that D has now is the smallest 2-digit number. अब यार देखो, smallest 2-digit number क्या होता है? 10. जी। So ये बता दिया उसने कि D के पास 10 है। तो उसके बाद बच्चे इसको एक्स वाई जेड में करने लग जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता व्हाई। ए हैज सम कॉइंस, ही गिव्स हाफ द कॉइंस एंड 2 मोर टू बी। चलो यार, ए के पास हम लोग, सो हाउ मेनी कॉइंस ए हैड एट बिगनिंग, हम बोलते हैं 76 कॉइंस थे। राइट? तो ए के पास 76 थे, तो उसने बी को दे दिए, 40 दे ठीक है, दिए। नहीं तो कितने दे दिए? 40 दे दिए। 38 प्लस 2 इज 40, उसने बी को दे दिए। हम्म। राइट? और बी ने हाफ सी को दे दिया और जमा 2, तो 22 दे दिए। 22। राइट? तो डी का कितना हो जाएगा? डी ने इसका आधा और दे दी तो 13। तो ये नहीं चल रहा है क्योंकि डी के पास 13 है, तो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। हम्म। तो बचा गया था, अगर आप 52 पे कर लो, अगर सारे बच्चे इस तरह कर लेते 52, तो ये हो जाता 52 का आधा जमा 2, 26 प्लस 2 इज 28। और ये हम्म। हो जाता 28 का आधा जमा 2, 16। और ये हो जाता 16 का आधा जमा 2, 10। लीजिए, आ गया आपका आंसर। सो अब बच्चे इसमें क्या करते हैं? इसमें लेट द कॉइन्स विद ए बी एक्स, है ना? सो द बी वुड एक्चुअली बी हैविंग द कॉइन एक्स बाय 2, राइट, प्लस 2। अब तुम्हें जब सारी ऑप्शन दी हुई है, यू आर गिवन ऑल द ऑप्शंस, देन व्हाई डू यू अज्यूम एक्स? दिस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शॉर्टकट्स दैट कैन आल्सो बी अप्लाइड। बड़ी अच्छे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी दे रहे हैं वो लोग। बट नाउ सी द पजल, ये कितना ब्यूटीफुल है ना, स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, ताकि बच्चे एकदम से शॉक हो जाएं, बच्चे एकदम से डर जाएं। वैसे भी यूपीएससी में अपियर कर रहे होते हैं तो डर भी बहुत होता है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये देखिए, देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग सर ये दीज पॉइंट्स एट द वर्टिसेस? ज्योमेट्री की क्वेश्चंस देखते ही तो सबसे पहले एक बेचैनी से होने लगती है। मतलब 10th में भी हुआ करती थी। उसके बाद आई एम श्योर कि काफी सारे लर्नर्स को इस तरह के क्वेश्चंस को देख के काफी होता होगा। लेकिन सर एक बात बताइए कि जैसे सी सेट में अप्रोच क्या होना चाहिए? मैं एक लर्नर की तरह आपसे जैसे पूछूं, तो मान लीजिए मेरा ज्योमेट्री पोर्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। मैं मान लीजिए मैं शुरुआत में भी स्ट्रगल करता था, और मुझे ये भी पता है कि मुझे 80 में से 80 क्वेश्चन को सही नहीं करना है, नहीं राइट? करना है, मुझे तो बिल्कुल 33% नंबर ही लाना है, राइट? मुझे जो है 33% में मेरा काम हो जाएगा। उससे मेरी कुछ सिलेक्शन वगैरह तो होगा नहीं। अगर ज्यादा भी मिल गया तो मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है उसमें। तो अगर मेरी ज्योमेट्री वीक है, ऑल्दो मुझे ये पता है कि 38 के आसपास क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं, वेटेज बढ़ गया है क्वांट का, लेकिन मेरा ज्योमेट्री वीक है और मुझे नंबर्स का इतना मैटर नहीं करता है, तो क्या मैं इसको छोड़ सकता हूँ? क्या मैं जो मेरी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, जब जब स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं ना कि क्या छोड़ा जाए। अब ये ना देखो, बड़ा ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका ना आंसर इवन यूपीएससी ही दे सकती है, क्योंकि पिछले 4 साल से वो नंबर्स कर रही है अनुज, और उससे पहले उसने कभी नंबर्स नहीं दिया। हम्म। आप सोच सकते हो कि 4 साल से नंबर्स दे रही हैं, और अगले साल ऐसा हो सकता है कि 15 क्वेश्चन वो आपको ज्योमेट्री से दे जाए। तो मुझे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे मैसेज देना है। पहली चीज है कि कुछ ना छोड़े, वो बेहतर है। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डाटा, डिसीजन मेकिंग में कुछ ना छोड़े। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वैसे भी आपके रीडिंग स्किल्स का टेस्ट है, तो छोड़ते कुछ नहीं है। और दूसरा बहुत बड़ी एक एडवांटेज है अनुज, अगर बच्चा इस पेपर को भी सीरियसली कर देता है, इट इज वन फुल पेपर। मुझे ये नहीं समझ में आता कि व्हाई देयर इज अ बेसिक इलॉजिकल रीजनिंग कि यार हम ना कुछ छोड़ दें। अब देखिए, मेरी बात सुनिए, ये छोड़ दिया तो आप देखिए कि 4 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन छूट गए, है ना? कर सब कुछ लेते हैं, इसका फायदा क्या होता है? कोई भी बच्चा जो कि जीएस की अच्छे से तैयारी कर रहा है यूपीएससी के लिए, वो कोई भी अलाइड एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे बैंकिंग के होते हैं, एसएससी के होते हैं, इंश्योरेंस के होते हैं, ठीक है कि नहीं, वो बड़े आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल एडवांटेज एक्चुअली। मुझे तो ये समझाते हुए बच्चों को ये लगता है कि इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर, you should understand that they expect you to not to leave anything, because they also know that you're going to do that, and they would actually test you every time. तो मेरे हिसाब से ना छोड़ के इससे अच्छा है कि इसको प्रॉपरली और सिंसियरली अच्छे से प्रिपेयर ही कर लिया जाए।
जब बच्चा देखिए, कैट देता है तो वो ये नहीं ना कट ऑफ सोचता निकालनी अनुज। है, यहाँ पे तो कट ऑफ निकालनी ही मुश्किल हो जाता है, उसमें भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को भी अगर शुरुआत में ना छोड़ें। अनुज ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ही नहीं है। एट इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अनुज चार डायरेक्शंस हैं, जी। नॉर्थ है ना, हम्म। साउथ, राइट, ईस्ट और वेस्ट। हम्म। ये चार इक्विडिस्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। किसी भी बच्चा जो कि समझदार है, ठीक है, उसको पता है कि एट इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स कैसे बनने हैं, राइट। आप समझ लीजिए, एक, दो, हम्म। तीन, चार, ये हम्म। कहना चाह रहा था वो। अब हम्म। बच्चे ने एट इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स में भी प्रॉब्लम है। अरे भाई क्यों हम्म। प्रॉब्लम है, कमन तुम्हें डायरेक्शंस पता नहीं है। हम्म। नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, कि नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है। तो ये हम्म। ये आठ जो है ये इक्विडिस्टेंट होते हैं। हम्म। 45 डिग्री का एंगल होता है। अब मैं साफ से आपको बात बता रहा हूँ, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर सीसैट, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर कैट, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर जीमैट, बिकॉज ये आपको इस तरह टेस्ट कर रहे हैं। ये नॉर्मल एसएससी बैंक पी वाला पेपर नहीं है। दे आर टेस्टिंग योर नॉलेज इन द पेपर इटसेल्फ। आपकी जीएस भी चेक हो रही है, आप खुद देख लीजिए। जी। अब ये कैसा क्वेश्चन करना आसान है? नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स लेट्स डू इट अगेन, है ना। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी लेट्स लेट्स चेक कि व्हाट एग्जैक्टली, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज इन देयर माइंड। तो मुझे भी मतलब ये ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे ना हमसे पूछ के छोड़ देते हैं टॉपिक और अगली बार आ जाता है। अब अनुज ये रिमाइंडर का क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो बच्चे बड़े घबरा जाते हैं। बट ये रिमाइंडर का क्वेश्चन ना लेके ना, अगर हम इसको ये सोचे ना कि पहली चीज तो ये नंबर देख के आधे से ज्यादा बच्चे का नंबर देख के घबरा जाते हैं। अरे भाई गॉड यार, इतना बड़ा नंबर। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ अनुज, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो उसका यूनिट डिजिट होता है। जैसे 41 को 10 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1। होगा। देखो डिवाइडेड बाय 10 है ना। हम्म। किसी भी नंबर को, जैसे मैं बोलता हूँ 537, इसको 10 से डिवाइड करो, इसका रिमाइंडर क्या होगा? मतलब 7 ही 7। होगा सर, जो यूनिट। हाँ ना, यूनिट प्लेस है। सो एक्चुअली वो क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ रहा था कि इसका यूनिट प्लेस क्या है। हम्म। गॉट इट। 10 से तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 से तो डिवाइड करके यूनिट प्लेस ही आंसर आता है। तो एग्जैक्टली। 3 की पावर 4 जो है सर, आप खुद देखिए, 3 की पावर 4 रिपीट हो है जाता है। 81, 1 से एंड हो जाता है। तो हम्म। 3 की पावर 2016 भी 1 से एंड होने वाला है। हम्म। ठीक है ना, बचा 7 हो क्या था जाएगा तीन फिर के? इसका आंसर। 7 आंसर, देखो देखो। ठीक, मतलब अब ये चीज जो मुझे बताओ, ठीक है कि नहीं, पर उसने तो कितनी ब्यूटीफुली क्वेश्चन फ्रेम किया ना कि बच्चा ये क्वेश्चन छोड़ दे। और मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ भाई ये पेपर टफ है, ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे से ये हो जाएगा। और बच्चे बड़े शौक से बाद में आते हैं, सर अब करवा दीजिए, है ना। तो मतलब मेरे लिए भी ये मुश्किल है ना। तो आप बताएं कि क्या किया जाए। यू आर द रियल जज। मैं सबसे रिक्वेस्ट ही करूंगा बच्चों से कि क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस अटेंड कीजिए, बेनिफिशियल है। सबके लिए ही बेनिफिशियल है मुझे लगता है कि एक एक तो आप वैसे भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सारे एग्जाम्स की तैयारी हो ही रही है, जीएस तो आपकी फैंटास्टिक है। तो हम्म। क्यों ना हम इसको एक प्रॉपरली तैयार किया जाए और एनर्जीज को चैनलाइज सर किया मैं जाए। आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि इसमें ये फायदा भी, मतलब ये चीज भी है कि आपने सीसेट के साथ, जो आपने जीएस के साथ जो है साल भर मेहनत करी, सीसेट में थोड़ा बहुत आपने कम एफर्ट डाल दिया, तो डोंट लेट सीसेट बिकम अ वेरी मच ब्लॉकर इन योर प्रिपरेशन, ब्लॉकर इन योर सिलेक्शन। सर हमने ऐसे हम्म, केसेस भी और ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं। लर्नर्स तो जो होते हैं काफी सारे फर्स्ट टाइमर्स होते हैं। आई थिंक 50% ऑफ द पीपल हु अपीयर्स फॉर द प्रीलिम्स एवरी ईयर आर फर्स्ट टाइमर्स, राइट। तो उनको यस यस उतना यस। कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता, उनको पता नहीं रहता। लेकिन अगर आप एक फर्स्ट टाइमर हो, तो आपको मैं बता दूं, आप रियलाइज करोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम सीसेट की इंपॉर्टेंस क्या है, कितना गंभीर है। ऐसे एग्जाम्पल्स भी आज के दौर में आपको देखने को मिल जाएंगे। यूपीएससी में जनरली क्या होता है कि आपकी मान लीजिए 565 रैंक आ गई या 473 रैंक आ गई, आपको आपकी डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिली, आपको आईएएस ही बनना था, आप और कुछ बन गए, आप आईएफएस बन गए, आप आईएफएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो आप अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए अगले साल फिर पेपर देते हो। हमने ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, जो अगले साल दोबारा अपनी रैंकों को सुधारने के लिए दे रहे हैं एग्जाम, जिनका इंटरव्यू वगैरह सब निकल चुका था, इस बार वो प्रीलिम्स ही नहीं निकला उनका। क्यों नहीं निकला? होता। उनका जीएस में अच्छे नंबर थे, लेकिन इस बार सीसेट में नहीं हो पाया। और ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं।
तो अनुज, मेरे अगर आप पास फर्स्ट टाइमर हो IITians तो हैं। प्लीज इस आई बात को हैव ध्यान आई हैव गॉट IITians इन माय बैचेस, एंड कैन यू इमेजिन IITians जिनको कि आज की डेट में लोग ये मानते हैं ना कि मैथ्स के तो मतलब जबरदस्ती होंगे। लास्ट ईयर देर आर फ्यू IITians those who have joined now, they could not clear CSAT, you know, can you imagine? मतलब वो तो हम लोग मानते हैं ना, प्रीमियम मानते हैं। So लेकिन I सर think it has to मतलब be taken इस बात से seriously. तो मतलब जैसे आपने जो क्वेश्चंस बताए, क्वेश्चंस के प्रति जो अप्रोच बताया, और अभी आप बता रहे हैं कि इनफैक्ट इंजीनियर बैकग्राउंड के बच्चों को तो बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही है। आपको और मुझे समस्या काफी हद तक ब्रॉडली अभी तक समझ में आ गई है, हमारे दर्शकों को भी समझ में आ गई होगी। सर निदान क्या है, इसका निदान बताइए सर। निदान है, क्लासेस चल रही हैं तो बच्चे क्लासेस अटेंड करें और प्रॉब्लम शेयरिंग करें और असाइनमेंट करें। देखिए ये GS से बिल्कुल अलग है। पहली चीज़ है, जब GS में बच्चा तैयारी करता है तो वो सब्जेक्ट वाइज तैयारी करता है, उसके नोट्स बनाता है और उसके बाद वो पेपर के आसपास पढ़ना शुरू करता है, रिवाइज करता है। CSAT बेसिकली प्रैक्टिस टेस्ट है, एप्टीट्यूड बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकता है। सो बच्चों को रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी चाहिए, प्रॉब्लम शेयरिंग करनी चाहिए। सो मतलब मुझे ये रियलाइज होता है कि प्लस कोर्सेज में बच्चे बहुत सारे जब आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं। सो दैट इज द ओनली वे यू कैन डू इट। ये नोट्स बना के कोई फायदा नहीं होने वाला CSAT में। और ये 1 या 2 महीने में मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी बच्चा 1 या 2 महीने में एप्टीट्यूड सीख सकता है। कम ऑन, इट हम्म। इज नॉट पॉसिबल। हम्म। राइट, इनके ड्रीम्स हैं बच्चों ने, यू नो, व्हेन एवर यू आस्क देम कि आप क्यों IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो एवरीवन सेज कि यू नो वी नीड टू बिकम IAS ऑफिसर बिकॉज वी वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो तुम समथिंग फॉर द सोसाइटी करोगे, इसका मतलब है तुम्हें फाइल्स एंड फाइल्स ऑफ डाटा पढ़ना पड़ेगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूरी है, डाटा इंटरप्रिटेशन जरूरी है। आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे डिसीजन लेने पड़ते हैं, डिसीजन मेकिंग जरूरी है। और एप्टीट्यूड से बड़ा कोई भी टूल नहीं है आपको जज करने का, आपके IQ को जज करने का। ये बिल्कुल ही, यू नो, दिस इज रियल ट्रूथ। तो आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट्स के वक्त दे टेक एप्टीट्यूड टेस्ट। राइट, तो आप समझिए ना, ये भी तो एक कंपनी है, तो टेस्ट चल रहा है तो एप्टीट्यूड में सिर्फ 33 तो लेके आने। सिंपल सा लॉजिक है। जी सर, तो क्लोजिंग रिमार्क सर कुछ इसी तरह से रहेंगे। मेरा भी यही मैसेज रहेगा कि आप ऑब्वियसली मतलब लर्नर्स जितने भी हैं, अगर आपका 2023 की परीक्षा है, आज से लगभग 6 महीने आपके बचे हैं। इस बात को मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि आप लोगों का ध्यान थोड़ा ज्यादा GS पे ही होगा, और होना भी चाहिए। थोड़ा आपको GS में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, उसमें समय ज्यादा देने की आवश्यकता है। लेकिन आप CSET का संतुलन, उसके साथ बैलेंस बना के रखें, इसको नेग्लेक्ट ना करें। प्रॉपर आप क्लासेस की जरूरत अगर आपको पड़ती है तो आप क्लास लो, और अगर आपको लगता है कि आप मिनिमम थ्रेशोल्ड पार कर सकते हो बिना क्लासेस के, तो फिर आप टेस्ट लो। लेकिन टेस्ट आप नहीं मार्क्स नहीं में मत नहीं, लो, टेस्ट अगर में। आपको लगता है कि आप मिनिमम थ्रेशोल्ड पार कर सकते हो तो सिर्फ 2022 का पेपर करके देख नहीं, मैं वही लो। बोल रहा था सर, मैं उसी पे आ रहा था। काफी बार बच्चे ये गलती करते हैं कि मेरा CSET तो अच्छा है, मैंने बढ़िया रैंक की प्रिपरेशन करी थी, SSC की, तो UPSC में निकाल ही लूंगा। लेकिन ये भ्रम मेरा अप्रैल में जाके टूटता है कि मेरा CSET तो अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो अच्छा है तो अच्छी बात है, मतलब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो मत पढ़िए। लेकिन कम से कम अगर भ्रम में मत रहिए, मतलब अपने आप को मेक श्योर कर लीजिए कि भाई आपकी CSET में क्या स्थिति है। आई थिंक सर ये जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए टेस्ट सीरीज वगैरह के माध्यम से, 2022 के पेपर के आप कर लो जैसा कि सर बोल रहे हैं, तो उस आप जो होता है ना, एक सेल्फ एनालिसिस तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाइए, आपकी CSET में क्या स्थिति है, और इसी हिसाब से फिर तैयारी में आगे बढ़ जाइए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी ओपिनियन जान थैंक यू के अनुज। CSET पे, और आपका लर्नर्स को भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, और लेट्स क्रैक CSET टुगेदर, ऑल ऑफ यू। ठीक है कि नहीं अनुज? थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि इस वीडियो से बच्चों को फायदा होगा, एंड दे वुड यू नो वेक अप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल। थैंक यू सो मच। और अन अकेडमी पे सर के कोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हो। जल्द ही सर कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेंगे, तो आप सर की यस, प्रोफाइल में जाके उनको फॉलो करिए, वहां से आप उनकी फ्री क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से फिर मुलाकात थैंक होगी। यू, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।